दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि ये स्टॉक तो बहुत सस्ता है, आने वाले समय ये बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन कुछ और लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये स्टॉक वाकई में महंगा है और आने वाले समय इसमें गिरावट की संभावना बन रही है। तो सच क्या है? क्या स्टॉक आने वाले समय बेहतर रिटर्न देगा या फिर यहाँ से और गिरावट की संभावना बनेगी? क्या ये स्टॉक 2 डिजिट में भी जा सकता है? तो सबसे बड़ी बात है कि बजाज ग्रुप को लेकर मन में कन्फ्यूजन इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि बजाज ग्रुप इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर का एक बहुत मजबूत ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है इसके पी रेशियो की, जो पेयर कंपनियों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, और अलग अलग ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर वो भी समझेंगे और उसकी फाइनेंशियल सेहत को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आखिरकार कंपनी के रिजल्ट के दम पे ही शेयर की प्राइस बढ़ती है, किसी ब्रोकरेज के हाउस के कहने से शेयर की प्राइस नहीं बढ़ती। अगर कामकाज अच्छा है तो शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ती है। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 137 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 136 के आसपास इंट्राडे में, परंतु यही 137 का ही बना और वहां से स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई, जिसकी वजह से स्टॉक गिरते हुए 134 के आसपास आ गया निचले लेवल पे, और अंत में क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर 135 के आसपास हुई है 0.60% की गिरावट के साथ। तो देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल बाज़ार में FI फिर से बिकवाल बने हैं और ऐसे में बाज़ार में बड़ी लंबी रेस की तैयारी तो दिखाई नहीं दे रही है। बाज़ार अभी भी दबाव में दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ पाओगे कि यहाँ पे अप डाउन लगातार जारी है। 14 नवंबर को स्टॉक में 0.27% की तेज़ी बनी थी, 129 के आसपास स्टॉक था और वो स्टॉक गिरते हुए आप देख सकते हो कि 21 नवंबर को 125 के आसपास आ गया था, 1.33% उस दिन गिरावट हुई। उसके बाद 2 दिन फिर तेज़ी बनी, स्टॉक पहुंच गया 129 तक 25 नवंबर को, फिर इसके अंदर गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 26 नवंबर को 128 के आसपास। उसके बाद लगातार 2 दिन तेज़ी बनी, इसकी वजह से स्टॉक आ गया 136 के आसपास। अच्छी बात यह है कि 130 के लेवल को इसने तोड़ा है, यहाँ से कुछ संभावना पॉजिटिव बन सकती है। आने वाले समय लग रहा है कि ये बेहतर कर सकता है, लेकिन अब इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लॉक इन पीरियड खुलने वाला है। 3 महीने का जो लॉक इन पीरियड है वो खुलेगा। तो ये आपको पता ही होगा कि जो शेयर लिस्ट होते हैं उसके बाद में एंकर इन्वेस्टर को मौका नहीं होता है कि वो तुरंत ही बिकवाली करके प्रॉफिट बुक कर ले। अगर ऐसा होता है तो फिर शेयर के अंदर भारी गिरावट हो सकती है। इस वजह से सेबी ने रूल्स बनाए कि जितने भी एंकर इन्वेस्टर जो बड़े निवेशक हैं उनको लॉक इन पीरियड के उनके शेयर बेचने से रोका जाए। तो जो पहला लॉक इन पीरियड खुलता है वो 1 महीने के बाद खुलता है। ये लॉक इन पीरियड ऑलरेडी पहले खुल चुका है, जिसमें शेयरों में बिकवाली हमने देखी थी। अब फिर से 3 महीने के बाद लॉक इन पीरियड खुलने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का 12 दिसंबर को लॉक इन पीरियड खुल जाएगा। करीब 126 मिलियन शेयर बिकवाली के लिए आएंगे, यानी 2% के आसपास के जो शेयर है वो बाजार में बिकने के लिए आएंगे। ये काफ़ी बड़ी मात्रा होगी। तो फिर से लॉक इन पीरियड आ चुका है और इस लॉक इन पीरियड की वजह से देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर गिरावट की संभावना बन सकती है। तो आने वाले 10 से 12 दिन में लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है। ऐसे में वो काफ़ी भारी मात्रा में जो एंकर इन्वेस्टर है वो बिकवाली कर सकते हैं, जिससे शेयर की प्राइस नीचे आ सकती है। ऐसे में अगर कोई नया निवेश करने के बारे में सोच रहा है तो उसको थोड़ा सा इस समय वेट करना चाहिए, क्योंकि लॉक इन पीरियड खुलेगा उसमें शेयर बिकवाली के लिए आएंगे ज़रूर। क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक करना होता है। शेयर की प्राइस फिलहाल तो एक तरह से डबल के आसपास ही है। 70 रुपये के IPO में प्राइस इस समय 140 के आसपास है, तो पैसा उनका डबल हो रहा है और कोई भी एंकर इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करना चाहेगा। इस वजह से ये थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि अलग अलग ब्रोकरेज हाउस है, उनके नज़रिया बिल्कुल अलग है। कुछ यहाँ पे अच्छे टारगेट दे रहे तो किसके हिसाब से यहाँ पे जो है स्टॉक के नीचे आने की संभावना है। जैसे कि जो HSBC ग्लोबल रिसर्च फर्म है वो यहाँ पे 110 का ही टारगेट दे रहे हैं। उनके हिसाब से स्टॉक है इस समय महंगा है। यहाँ पे इसके देखो प्राइस बुक या PB वो इस समय काफ़ी ज़्यादा है, पी रेशियो महंगा है, तो प्राइस 110 तक रहनी चाहिए उनके हिसाब से। ये क्लियरली उनका नज़रिया है। लेकिन फिलिप कैपिटल का नज़रिया जो है वो पूरा उनसे उलट है। फिलिप कैपिटल को 210 की प्राइस टारगेट सही दिख रही है
उनके हिसाब से ये स्टॉक आने वाले समय 210 तक जा सकता है। यानी एचएसबीसी ग्लोबल कह रही है कि 110 के आसपास टारगेट रहेगा, तो फिलिप कैपिटल कह रही है 210 के आसपास टारगेट रहेगा। यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो वेल्थ मिल सिक्योरिटी ने स्टॉक को होल्ड करके रखने की सलाह दी है लॉन्ग टर्म के लिए। उनके हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर कंपनी खास का फोकस करती है और कंपनी एक बड़ा ब्रांड है। ऐसे में आने वाले इसमें ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो अमरीश बलिंगा अपने हिसाब से जो इसमें टारगेट दे रहे वो 100 से 110 के आसपास है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जो दो ब्रोकरेज हाउस है वो 110 के आसपास के टारगेट दे रहे। फिलिप कैपिटल है वो यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा टारगेट दे रहे, 210 का दे रहे। और यहाँ पे एम्बिट ग्लोबल करके जो फर्म है वो तो 85 का ही टारगेट दे रहे। और नतीजा इसके पीछे वजह यह है कि दबाव बना हुआ है और ये आपको पी रेशियो से समझ में भी आएगा कि स्टॉक तो वाकई में महंगा तो है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का इस समय प्राइस 135 के आसपास है, लेकिन पी रेशियो 65.34 का है। हुडको जिसकी प्राइस 238 है और इसका पी रेशियो मात्र 19.37 का है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की प्राइस 638 है और पी रेशियो तो सिंगल डिजिट में है, मात्र 7.19 का पी रेशियो। सबसे सस्ता कह सकते हैं इसको LIC के हाउसिंग फाइनेंस के शेयर को इस समय। PNB हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले तो 891 के आसपास स्टॉक की प्राइस है और पी रेशियो इसका 13.62 का है, जो काफ़ी कम है। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की प्राइस 432 की है और इसका जो पी रेशियो है वो 22.33 का है, जो काफ़ी कम है बजाज हाउसिंग के मुकाबले। इसके अलावा एप्टस वैल्यू हाउस की बात करें तो 320 की शेयर प्राइस है और उसका पी रेशियो 23.68 का है। आवास फाइनेंस की बात कर ले तो 1673 की प्राइस है, परंतु पी रेशियो 24.83 का है। तो इन सारी कंपनियों में अगर आप देखें तो ये 25 के ऊपर किसी का भी पी रेशियो नहीं है, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पी रेशियो 65 का है और इसीलिए ये स्टॉक वाकई में महंगा लगता है पी रेशियो के हिसाब से। और इसीलिए अभी इसमें बहुत जल्द बड़ी तेज़ी बने ऐसा तो लगता नहीं है। लेकिन अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं, जो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो दोनों तरफ का इसमें एक तरह से ये माहौल दिख ही रहा है कि एक तरफ भी इसमें कुछ कमी है तो इसके अंदर कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है। जैसे अब देखें इसके रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 में 3155 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2024 में 7617 करोड़ तक पहुंच गया, लगभग डबल हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिवेन्यू बढ़ा। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में मात्र 635 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2024 में 2201 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो नेट प्रॉफिट 453 करोड़ के आसपास था मार्च 2021 में, वो मार्च 2024 आते थे 1731 करोड़ तक पहुंच गया। 3 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी वाकई में बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। इसका EPS मात्र 0.93 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2021 में, वो देख सकते हो कि मार्च 2022 में बढ़ के 1.45 रुपये तक पहुँच गया और मार्च 2023 में ये 1.87 रुपये तक पहुँच गया और आप देख सकते हो मार्च 2024 आते आते ये 2.5 रुपये तक पहुँच गया। लगातार हर साल इसका EPS बढ़ रहा है, ये उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। ऊपर से यहाँ पे रिटेल होल्डिंग काफ़ी कम है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्योंकि प्रमोटर के पास ही 88.75% के शेयर है, रिटेल होल्डिंग मात्र 11.64% की है, इसलिए इतनी कोई चिंता की बात नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी 1.68% है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.36% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग मात्र 0.5% है। जो एंकर इन्वेस्टर उनका निवेश भी काफ़ी कम है, तो इतनी कोई चिंता की बात नहीं। निवेशकों को लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखना चाहिए। और वैसे भी म्यूचुअल फंड अपनी बिकवाली कर चुके हैं, क्योंकि आप देखो कि अक्टूबर में मात्र 1 म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, 35 म्यूचुअल फंड यहाँ पे बिकवाली कर चुके हैं। ऐसे में ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।